नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी मजदूरों की परेशानी पर हुई सुप्रीम सुनवाई की, आर्थिक सुस्ती में नई योजनाओं पर लगे ब्रेक की, जानेंगे क्या बिहार में कामगार बनेंगे किंग मेकर और सिंधिया समर्थकों को बीजेपी ने दी क्या नसीहत, और आखिर में बात रफ्तार पकड़ती बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ बना पहला राज्य जहां 4 घंटे में बिजली नहीं सुधारी तो हर घंटे 5 रुपए क्षतिपूर्ति देगी कंपनी। जीरो पावर कट सप्लाई के लिए नियामक आयोग ने बनाए नियम। 3 दिन में हिमाचल रोडवेज को हुआ 18 लाख का घाटा, पहले और दूसरे दिन 90 रूट पर तो तीसरे दिन 54 रूट पर दौड़ी बसें। मौजूदा हालात के चलते बसों के लिए नहीं मिली सवारियां। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा का पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर तंज, कहा सीएम योगी सभी जगह दिखते हैं, अखिलेश यादव केवल ट्विटर तक ही सीमित। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम ने मौजूदा इंतजाम और आने वाले दिनों में प्रदेश की रणनीति को लेकर की चर्चा। 8 जून से राज्य में बंद में दी जाएगी ढील। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2020 की नई तारीख का इंतजार हुआ खत्म। 4 अक्टूबर से होगी यूपीएससी प्री की परीक्षा। यूपीएससी मेंस एग्जाम 8 जनवरी 2021 से होंगे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हर निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 306 अंक और निफ्टी 113 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूर्णबंदी के कारण प्रवासी कामगारों को हो रही परेशानियों के मुद्दे पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सभी प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया। साथ ही केंद्र और राज्य से कामगारों के रोजगार को लेकर भी सवाल पूछा। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। आज एक बार फिर प्रवासी कामगारों की परेशानियों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कामगारों को घर पहुंचाने के लिए 15 दिनों की मोहलत दी। साथ ही कहा प्रवासियों का पंजीकरण होना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी राज्यों को ये भी बताना होगा कि वो कैसे प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और अन्य राहत प्रदान करेंगे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अभी तक करीब 1 करोड़ कामगारों को घर पहुंचाया गया है। सड़क मार्ग से 41 लाख और ट्रेन से 57 लाख प्रवासियों को घर पहुंचाया गया है, जिनमें से अधिकतर ट्रेनें यूपी या बिहार के लिए चलाई गई हैं। 3 जून तक 4270 श्रमिक ट्रेनों का संचालन हुआ है। हमने राज्य सरकारों से पूछा है कितनी ट्रेनें चलाई जानी चाहिए। राज्यों ने हमें जानकारी दी और उसी के आधार पर चार्ट तैयार किया गया है। 171 ट्रेन चलाए जाने की जरूरत है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से केवल 1 ट्रेन की मांग पर हैरानी जताई, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि पहले ही 802 ट्रेनें महाराष्ट्र से चलाई जा चुकी हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से सवाल भी पूछा कि आखिर उन्होंने कामगारों के पुनर्वास और रोजगार के लिए क्या क्या किया, जिसका जवाब केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिनों के अंदर देना होगा। अब केंद्र और राज्य सरकारों के जवाब के बाद ही कामगारों के लिए सरकारों की रणनीति का पता चल पाएगा। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी उन मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा है जो अपने गृह राज्य नहीं पहुंच पाए हैं। मजदूरों और ट्रेनों की संख्या को लेकर कई बार राज्य सरकारें और केंद्र उलझते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 15 दिनों में सभी प्रवासियों को घर पहुंचाएं और उनके रोजगार को लेकर कदम उठाए जाएं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, आम दिनों की बात होती तो कह सकते थे कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस वक्त जब हर पल बीमारी का साया मंडरा रहा है और सरकार के बिना सोचे विचारे फैसले ने लाखों लोगों को एक झटके में सड़क पर ला दिया, इसीलिए उसमें तो यह कहना कठिन है कि दुरुस्त आए, क्योंकि अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पहले आपने सब कुछ बंद कर दिया तो लाखों प्रवासियों के पास अपने घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। उस पर सरकार की बेरहमी ऐसी कि घर लौटने की कोई व्यवस्था भी नहीं की। पहले कहा कि जो जहां है वहीं रहे, हम उनके खाने का इंतजाम करेंगे, लेकिन फिर मई में श्रमिक ट्रेनें भी चलाना शुरू कर दिया। उसमें भी पहले टिकट की कीमत को लेकर के गलत बयानी की गई और फिर ट्रेनों के भटकने को लेकर भी अजीबोगरीब तर्क दिए गए। कितने लोगों ने भूखे प्यासे ट्रेनों में ही दम तोड़ दिए। जो लोग पैदल घर लौट रहे थे उनके दर्द भरे किस्से भी लंबे समय तक याद आएंगे। अब जो लोग अपने घर गांव लौट गए हैं वो क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, ये बड़ा सवाल है मीनाक्षी। ये सारी पेचीदगी इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि सरकार ने समय रहते
से सुलझे हुए कदम नहीं उठाए। पहले काम बंद करवा दिया और जब लोग सारी मुश्किलें उठाकर अपने गांव और घर लौट गए तो काम शुरू करवा रही है। कामगारों के लिए रोजगार की समस्या है तो कारोबारियों के सामने यह दिक्कत है कि वो अपने कारखाने या दुकानें बिना मजदूरों के कैसे चलाएंगे। इस अंधेर गर्दी में रोशनी की एक किरण की उम्मीद अदालत से ही थी कि वही कोई सख्त निर्देश दे ताकि सरकारों को अपने दायित्व निभाने की याद आए। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुनाया है मीनाक्षी, लेकिन यही बात अप्रैल में भी हो जाती तो देश दर्द का ऐसा मंजर देखने से बच सकता था। बहरहाल अब उम्मीद करना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने के बजाय गरीबों की सुध लेंगी। 15 दिनों में सबको घर पहुंचाने के साथ साथ अब सरकार को ऐसी योजनाएं तुरंत बनानी होंगी कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। इसमें जर्मनी जैसे देशों से सीख ली जा सकती है मीनाक्षी, जहां दफ्तरों और कारखानों में लोगों की छटनी नहीं हुई, बल्कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि लोगों को पूरा वेतन न मिले लेकिन 60-70% जो वेतन है वो उनको मिलता रहे। इस तरह ना लोग बेरोजगार हुए वहां पे और न ही एकदम से आर्थिक तंगी आई। सरकार को भी, यानी कि मोदी सरकार को भी घिसी पिटी सोच से हट करके नए तरीके के मजबूत फैसले लेने होंगे, तभी राहत की कोई उम्मीद बंधेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पूर्णबंदी के 4 चरणों के बाद देश में अनलॉक 1 की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था की चुनौती से पार पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसका असर अब सरकार की योजनाओं पर भी पड़ने लगा है। लिहाजा सरकार ने अगले 9 महीनों तक नई योजनाओं पर रोक लगा दी है। लेकिन क्या सरकार के फैसले का असर आत्मनिर्भर भारत और गरीब कल्याण योजना पर भी पड़ेगा? रिपोर्ट देखिए। अर्थव्यवस्था का पहिया तो पहले से ही बेपटरी हो चुका था। अब मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के चलते इसके अगले 1-2 सालों तक पटरी पर लौटने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्व को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही सरकार का खर्च भी बढ़ रहा है। लिहाजा सरकार ने नई योजनाओं को मार्च 2021 तक शुरू न करने का फैसला किया है। ये रोक उन योजनाओं पर भी लागू होगी जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में हैं, जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। लेकिन सरकार के फैसले का असर आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों की मांग बढ़ी है और बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। लिहाजा स्थायी वित्त समिति प्रस्तावों समेत वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहले से ही स्वीकृत या अनुमोदित नई योजनाओं की शुरुआत 1 साल तक नहीं होगी। दरअसल पूर्णबंदी के बाद से सरकार के पास राजस्व कम आ रहा है और वित्तीय परेशानी के कारण सरकार को कर्ज भी ज्यादा लेना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है। लिहाजा सरकार ने अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नई योजनाओं पर ब्रेक लगाने का फैसला किया है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार नई योजनाओं पर ब्रेक लगाकर पूर्णबंदी में हुए नुकसान की भरपाई करने में जुटी है, तो वहीं बिहार में तमाम सियासी दल प्रवासी श्रमिकों को साधने में जुट गए हैं। जी हां, पूर्णबंदी के चलते सियासत का केंद्र बने प्रवासी कामगारों की भूमिका चुनाव में अहम होती नजर आ रही है। लिहाजा सभी दल प्रवासी कामगारों को ध्यान में रखकर रणनीतियां बना रहे हैं। तो कामगारों को लुभाने के लिए कैसी है बिहार में सियासी पार्टियों की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इस बार कामगार किंग मेकर बनने वाले हैं। सियासी पार्टियां जानती हैं कि इस बार बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगार लौटे हैं। लिहाजा सभी पार्टियों की नजरें इन कामगारों पर टिकी हैं, क्योंकि यही कामगार बिहार की सत्ता की रूपरेखा तैयार करने वाले हैं। साफ है कि इस साल चुनाव में बिहार लौटे प्रवासी कामगार कई सीटों पर पार्टियों के समीकरण बिगाड़ने और बनाने वाले हैं। दरअसल जब 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कई सीटें ऐसी थी जहां पर हार और जीत का अंतर सिर्फ 30,000 वोट पाया गया। अब इस बार जब प्रवासी कामगार घर लौटे हैं तो सियासी गलियारों में गहमा गहमी मचना तो लाजमी है। वहीं अगर कामगारों को लेकर पार्टियों के दावों पर गौर करें तो बीजेपी मानती है कामगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के काम से खुश हैं, इसलिए उन्हें वोट देंगे। साथ ही बीजेपी मुश्किल वक्त में कामगारों को बिहार लाना, पृथक केंद्र में व्यवस्था और आर्थिक मदद करने का हवाला दे रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के दावों को बेबुनियाद बता रही है। पार्टी का कहना है भला कामगार ऐसी सरकार को क्यों वोट देंगे जिनके कारण उन्हें पैदल बिहार आना पड़ा। दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो लगातार सोशल मीडिया के जरिए कामगारों का हितैषी बनने और नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिख रहे हैं। आरजेडी का कहना है प्रवासी कामगार उनके साथ हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की कोशिशों के बाद ही ये घर आ पाए हैं। आपको बता दें, जब से पूर्णबंदी लागू हुई है तब से तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए लगातार प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा उठाते हुए सत्ताधारी दल को घेर रहे हैं।
यही वजह है कामगारों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बैकफुट पर जेडीयू है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी का कहना है बिहार सरकार ने प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाया है और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है। खैर, अब बिहार में कामगारों को किसका काम पसंद आया और वो किसके साथ हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखना दिलचस्प होगा इस बार कामगार किसे बिहार का किंग बनाते हैं। वाकई अब हर दल खुद को श्रमिकों का हितैषी तो बता रहा है, लेकिन कामगार किसकी किस्मत चमकाते हैं ये देखना होगा। वहीं देखना यह भी होगा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खेमे की परेशानी क्यों बढ़ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी ने चक्रव्यूह रच दिया है, जिसमें कांग्रेस उलझती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात में तो बीजेपी के अतिरिक्त उम्मीदवार के चुनाव जीतने के आसार बन रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव के लिए नई तारीखों के ऐलान के बाद गहमागहमी बढ़ चुकी है। सियासी पार्टियों का नंबर गेम भी शुरू हो चुका है और नंबर गेम को लेकर हमेशा की तरह बीजेपी इस बार भी कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ा रही है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में चुनावी समीकरण बेहद दिलचस्प हो गए हैं। सबसे पहले अगर गुजरात की बात करें तो साल 2017 जहन में आता है, जब बीजेपी ने अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल की सीट फंसा दी थी। उस वक्त कांग्रेस के 6 विधायकों ने चुनाव से ठीक पहले पार्टी से किनारा कर लिया था और बड़ी मुश्किल से अहमद पटेल चुनाव जीत पाए थे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था। इस बार गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी ने अभय भारद्वाज, रमीला बारा और नरहरि अमीन को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। अगर गुजरात में बदलते समीकरणों पर नजर डालें तो पहले बीजेपी और कांग्रेस 2-2 सीटें जीतती दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के पास 73 विधायक थे तो बीजेपी के 103 विधायक। इसके अलावा बीटीपी के 2, एनसीपी का 1 और एक निर्दलीय विधायक थे। लेकिन कांग्रेस के 5 विधायकों ने अचानक पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 68 रह गई थी। फिर भी कांग्रेस बीटीपी और निर्दलीय की मदद से 2 सीटों के लिए जरूरी आंकड़ा छूती दिखाई दे रही थी। लेकिन 3 और विधायकों के पार्टी से किनारा करने के बाद कांग्रेस के लिए 2 सीटें जीतना मुश्किल हो गया है। अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या 65 रह गई है और उसे 1 सीट जीतने के लिए 35 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। मतलब अब गुजरात में बीजेपी के तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए पहले 2 सीटें जीतना आसान था, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट जीतती दिखाई दे रही थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद अब मामला उल्टा पड़ गया है। नए समीकरणों में कांग्रेस के पास 92 तो बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। इसके अलावा बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी का और 4 निर्दलीय विधायक हैं। मतलब 1 सीट जीतने के लिए 52 वोट की जरूरत है और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में भी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी मैदान में हैं, तो बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओएस लखावत को उम्मीदवार बनाया है। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं और बीजेपी के पास 72, निर्दलीय और अन्य को मिलाकर 21 विधायक हैं। यहाँ 1 सीट जीतने के लिए 51 वोट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस आसानी से 2 सीट जीत रही है, जबकि बीजेपी केवल 1 सीट जीतती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब राजस्थान में भी बीजेपी कौन से दांवपेच आजमाने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। राजस्थान चुनाव को लेकर तो अब सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमे में हलचल तेज है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव का शोर कम नहीं है। जी हां, भले ही यहां स्वास्थ्य मुसीबत अपना दायरा बढ़ाती जा रही हो, लेकिन सत्ताधारी दल उपचुनाव से लेकर कैबिनेट विस्तार पर ज्यादा ध्यान देता नजर आ रहा है। इसीलिए तो पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है। इसी बीच अब बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को सख्त हिदायत दी है। साथ ही टिकट बंटवारे पर भी बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच सियासी दलों की हलचल लगातार तेज होती नजर आ रही है। शिवराज के सामने कैबिनेट विस्तार से लेकर उपचुनाव में पुराने और नए नेताओं के बीच सामंजस्य बिठाने की चुनौती है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के लोगों को तवज्जो देना जरूरी है, तो वहीं अपने नेताओं में हो रही नाराजगी को दूर करना भी जरूरी है। दरअसल काफी वक्त से सिंधिया खेमे की तरफ से कैबिनेट में जगह और उपचुनाव में टिकट देने को लेकर बीजेपी में खटपट की खबरें जोर पकड़ रही थी, जिसे लेकर बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायकों को सख्त लहजे में हिदायत दी है।
साथ ही टिकट वितरण पर भी बड़ा बयान दिया। जी हां, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कहा, कांग्रेस नेताओं को अगर दोबारा चुनाव जीतना है तो भूल जाएं कहां से आए हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नम्रता का व्यवहार रखें। उन्होंने कहा, संयम बरतने से काम होगा, उन्हें हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही देरी पर पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कहा, एक पार्टी और घटक के मिलने पर सरकार बनाने पर ऐसी स्थितियां बनती हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है। सिंधिया समर्थक और कुछ कांग्रेस नेताओं ने त्याग पत्र देकर पार्टी की मदद की है, तो वो मंत्री भी बनेंगे। अगर बीजेपी की विचारधारा और अनुशासन को अंगीकार कर लेंगे तो मंत्रिमंडल के गठन में परेशानी नहीं होगी। उपचुनाव में टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेता ने कहा, कांग्रेस से नेता आए हैं तो अपने क्षेत्र से बीजेपी के चिन्ह से चुनाव भी लड़ेंगे, इसलिए इन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं से समरसता बिठानी पड़ेगी। यानी बीजेपी नेता का साफ कहना है, अगर पार्टी में तवज्जो चाहते हो तो बीजेपी की विचारधारा को अपनाकर कार्यकर्ताओं से सलीके से पेश आना होगा, नहीं तो पार्टी में उनके लिए मुश्किल हो सकती है। अब बीजेपी नेता ने हिदायत तो दे दी है, लेकिन सिंधिया समर्थक इसे किस तरह से लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात रफ्तार पकड़ती बेरोजगारी की। सरकार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के जरिए अर्थव्यवस्था में जान डालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हालात फिलहाल ठीक होते नहीं दिख रहे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी आर्थिक मुसीबत से उबरता नहीं दिखाई दे रहा, जिसका सीधा असर लोगों के रोजगार पर पड़ने वाला है और बेरोजगारी बढ़ने वाली है। विश्व साइकिल दिवस के दिन जब देश की 69 साल पुरानी एटलस कंपनी बंद हुई और 1000 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हुए, तो विपक्ष ने सरकार की रणनीति को लेकर खूब सवाल पूछे और अब हालात देखकर लग रहा है कि विपक्ष का रोजगार के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने का सिलसिला लंबा चलने वाला है, क्योंकि 72% एमएसएमई को लगता है कि अगर उन्हें कारोबार सही तरीके से चलाना है तो उन्हें निश्चित तौर पर छटनी करनी पड़ेगी। दरअसल ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी AIMO ने 9 उद्योगों निकायों के साथ साझेदारी में एक सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि सिर्फ कुछ फीसदी एमएसएमई अपने कर्मचारियों को बिना हटाए कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। सर्वे की रिपोर्ट की माने तो एमएसएमई सेक्टर को पुराने बकायों के अलावा नए ऑर्डर मिलने में भी दिक्कत हो रही है। 32% उद्योगों को वेतन देने की चिंता है। 20% उद्योगों का कहना था कि मौजूदा मैन पावर के साथ उनके लिए काम करना महंगा होगा। 15% ने नए ऑर्डर में कमी आने और इतने ही लोगों ने कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई। खुद का कारोबार करने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता EMI पेमेंट को लेकर है। दरअसल जो लोग खुद का कारोबार करते हैं उनके लिए पहले किए गए काम का भुगतान हासिल करने में दिक्कत हो रही है। साथ ही नए ऑर्डर भी नहीं मिल पा रहे हैं। जो ऑर्डर मिल रहे हैं उनमें सही दाम नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, एमएसएमई सेक्टर को लेकर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भी एक सर्वे किया था, जिसमें पूर्णबंदी के दौरान दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पुणे में 70% रोजगार में कमी दर्ज की गई थी। एमएसएमई सेक्टर की हालत देखकर साफ है, इस सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। देखना होगा सरकार लोगों के लिए रोजगार के कौन से नए जरिए तलाशती है या फिर लोगों की नौकरी बची रहे इसके लिए क्या रणनीति अपनाती है। फिलहाल दिन भर की